हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डीएलएड का कोर्स 502 हम कवर कर रहे हैं। 2 यूनिट कर चुके हैं। आज थर्ड यूनिट को डिस्कस करेंगे। ब्लॉक फर्स्ट है मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग की इन्होंने बात की है कि कौन कौन से तरीके जो है वो हो सकते हैं लर्निंग एंड टीचिंग में। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सो मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग की जब हम बात करेंगे ना तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में जो एनआईओएस के मटेरियल में दिया हुआ है मैं वहीं तक जो है इसको लिमिट रखूंगी, ताकि ये ना हो, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं देखा जाए तो, मतलब कितने भी कर लो, बट यहाँ पे हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो कि एनआईओएस के मटेरियल में अवेलेबल है। सो एक तो है जी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड और एक है इंस्ट्रक्शनल मेथड। तो ये दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अगर स्टूडेंट सेंटर्ड में हम देखेंगे तो प्लेवे मेथड, खेल खेल में सिखाना, प्रोजेक्ट दे के सिखाना, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और डिस्कवरी मेथड, जिसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, सो 4 मेथड्स तो ये हो गए। इंस्ट्रक्शनल मेथड में लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, इन 3 को। सो ये बेसिकली हम इस लेक्चर में इन 7 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बारी आती है लेक्चर मेथड की। सो हम सबको पता है देखा जाए तो कि लेक्चर मेथड मतलब टीचर आएगा, लेक्चर देगा और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो टीचर ही बोलेगा। तो ये टीचर सेंटर्ड है, मतलब टीचर ही इसमें सारे की सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। यानी मान लो 35 मिनट का या 45 मिनट का लेक्चर है तो टीचर आया, उसने समझाया आपको, जो भी चीजें वो इन्फॉर्मेशन आपको दी इन पार्ट की। सो मोस्टली इसमें टीचर जो है वो इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, इवेंट्स, थियोरी, लॉज, प्रिंसिपल्स, बेसिकली टीचर जो है वो चाहे ब्लैक बोर्ड का यूज करे चाहे कम यूज करे, मेजरली वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, चुपचाप बैठ के नोट्स लिख रहे हैं, पैसिवली सुन रहे हैं उस चीज को। ठीक है, सो ये जो लेक्चर पीरियड है ये बेस्ट होता है जब आप नोट्स लेने हो आपको, बट जब आपको समझनी हो चीजें वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ा जाती हैं चीजें। बट लेक्चर मेथड का आपको इतना ध्यान रखना है, जो ट्रेडिशनल मेथड हम आज तक पढ़ते आए हैं वो है जी लेक्चर मेथड। एक सिंगल पीरियड में ही टीचर जो है वो अनविटिंगली प्रेजेंट मोर इन्फॉर्मेशन देन स्टूडेंट्स कैन अब्सॉर्ब। तो कई बार बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी, मतलब टीचर तो अपनी स्पीड से पढ़ाएगा ना, और अपनी स्पीड के हिसाब से जितनी इन्फॉर्मेशन वो इम्पार्ट कर सकता है वो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। बट बच्चे उस इन्फॉर्मेशन को अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है इस मेथड में। ठीक है, कंटेंट जो भी प्रेजेंट किया जा रहा है एज अ होल, स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ सुनेंगे और मेमोराइज कर लेंगे। जब टाइम आएगा, मतलब जब एग्जाम्स आएंगे तो उसको वापस से याद करके और रिप्रोड्यूस कर देंगे। मतलब वो होता है ना कि सिर्फ आपने सुन लिया और वोमिट आउट कर दिया। सो बस वही सिचुएशन है यहाँ पे लेक्चर मेथड में। दिस मेथड कैन सक्सेसफुली यूज्ड इन इम्पार्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। सो कई बार ऐसा होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। मान लो कोई पॉलिसी है, ठीक है, या मान लो जैसे मैं करवाती हूँ आपको एनईपी 2020 है। ठीक है, सो वो एनईपी 2020 करवाते टाइम ज्यादा से ज्यादा उस चीज के उस पॉलिसी में उसमें क्या बोला गया है वो अगर मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ जल्दी जल्दी, सो वो क्या है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना। सो वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने के लिए लेक्चर मेथड सही है, लेकिन जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, चीजों को समराइज करने की बात करेंगे, वहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये एलिमेंट्री क्लास के बच्चों के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ हायर एजुकेशन या हायर क्लास के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है लेक्चर मेथड। ओके जी, दूसरा मेथड आता है जी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें टीचर जो है वो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो आपकी साइंस टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है तो वो आपको करके दिखा रहे हैं थोड़ा सा कि ऐसे होगा। तो जब आपको करके दिखा रहे हैं तो ये एलिमेंट्री लेवल पे इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, सो इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है टीचर, कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो क्लास में उसको सामने दिखा के करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ टीचर जो समझाने की कोशिश कर रहा है वो डिस्कशन भी वहां पर हो रहा है। ठीक है, या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है जिसमें डिस्कशन नहीं हो रहा, सिर्फ समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ठीक है, सो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो भी एक टीचर सेंटर्ड मेथड रहेगा। टीचर ही इसके अंदर चाहे पिक्चर है, चार्ट है, मॉडल है, एक्सपेरिमेंट है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके सामने दिखा के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जब चाहे इसमें प्रिंसिपल्स हो, कॉन्सेप्ट्स हो, कोई भी चीज इन्वॉल्व है वो बस डेमोन्स्ट्रेट करने की यहाँ कोशिश की जा रही है।
स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उस डेमोन्स्ट्रेशन को जो टीचर्स ने दिखाया है, और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन आंसर भी पूछेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे उसके अंदर थोड़ा सा, और लास्ट में कुछ कंक्लूजन्स जो है वो बच्चे अपने हिसाब से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देन है इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए प्लानिंग की जरूरत है। टीचर प्लान करेगा, देन इंट्रोड्यूस करेगा उस लेक्चर को, किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, ब्लैक बोर्ड का यूज करेंगे और कॉन्सेप्ट को कंपाइल कर देंगे लास्ट में। ठीक है, सो ये 5 स्टेप्स जो है क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के स्टेप्स हैं। यूजफुलनेस की अगर हम बात करें या फायदे की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल मेथड है टीचिंग में, क्योंकि इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, टीचर इसमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो इसमें ज्यादा इकोनॉमिकल और टाइम सेविंग रहेगा, क्योंकि सब बच्चे नहीं करके देख रहे, इसको सिर्फ टीचर करके बता रहा है। ठीक है, टीचर जो है वो एक्सप्लेन करेगा कॉन्सेप्ट्स को ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तो जो वो करके दिखा रहा है उसी दौरान समझाने की कोशिश करेगा। स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे कि अच्छा ये चीज समझाने की कोशिश की जा रही है, मतलब जो आपको समझाया जा रहा है वो ये आपको करके भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन जो डाउट्स है स्टूडेंट्स के वो टीचर जो है वो क्लियर करेंगे, जो वहीं पे जब भी कोई मतलब आपको करके दिखाया जा रहा है सामने कोई एक्सपेरिमेंट, आपको डाउट आ रहा है, आप वहीं पूछिए, वहीं पे वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, फर्दर ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सबसे पहले तो वो ऑब्जर्व करते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं उन चीजों को, एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने कोई चीज हो रही है तो आप पर्टिकुलर अटेंशन जो है वो उसी की तरफ देंगे। ठीक है, तो वो इधर उधर वाला डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, जो डिस्ट्रैक्शन लेक्चर मेथड में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स लर्निंग एंड अटेम्प्ट्स टू रिटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट जो है उनका डेवलप होगा कि आपके सामने कुछ अलग चीज हो रही है, तो आप उसको देखना प्रेफर करेंगे। ओके, देन आता है जी इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। देखिए आई और डी, इंडक्टिव का आई, डिडक्टिव का डी। एक होता है जनरल टर्म, ठीक है, और एक होता है स्पेसिफिक। तो आप ये 2 टर्म याद रखिए। जब ABCD करेंगे तो हम ABCD आ गए, पहले EFG आ गया। सो डिडक्टिव मेथड में जनरल टू स्पेसिफिक चीजें होती हैं, ये मेथड, ये आप याद रख लेंगे। सो इंडक्टिव में आपको समझ आ जाएगा कि स्पेसिफिक टू जनरल हो रही हैं चीजें। सो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। डिडक्टिव मेथड में टीचर जो है वो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फॉर्मूला है, प्रिंसिपल है, उसको याद मतलब समझा रहे हैं कि एक जनरल की अच्छा ठीक है A+B का होल स्क्वायर है, सो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा कि A² + B² + 2AB। ओके, सो टीचर ने ये बता दिया आपको कि देखो जी ये फॉर्मूला होता है, सो ये जनरल फॉर्मूला है ना। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड आपको अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करने को दिए जा रहे हैं कि आप जो है इसको सोल्व करके दिखाइए या फिर आप इसको सोल्व करके दिखाइए। ठीक है, सो ये क्या हो गया, ये जनरल था, अब जनरल से हम स्पेसिफिक पे मूव कर रहे हैं। ओके, सो वो मेथड क्या होगा, मतलब हम डिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फॉर्मूला है उसके एप्लीकेशंस को, कि उसको कैसे यूज किया जाए। इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट रहेगा इंडक्टिव मेथड, जिसमें हम एक पर्टिकुलर इवेंट से शुरू करते हैं कि मैं आपको पहले इस तरीके से इसको सोल्व करके बताऊं। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद मैं आपको बताऊं कि देखो ये चीज तो ऐसे भी लिखी जा सकती है ना, कि ये ऐसे सोल्व होके ये निकल के आया। फिर आप देखेंगे कि हाँ ये जो स्पेसिफिक हमने सोल्व किया, अगर हम ये कंक्लूजन निकल के आता है हमारे पास। ओके, सो ये क्या हो गया, किसी स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करना। ओके, सो वो इंडक्टिव रहेगा। तो ये बात आप याद रखिए, ABCD अल्फाबेटिकली करेंगे। सो डिडक्टिव में क्या आ जाएगा, जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव में फिर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक को पर्टिकुलर भी बोल देते हैं ऑब्वियसली। ओके, देन आता है जी प्ले वे मेथड, जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड था। प्ले वे में क्या है, मतलब खेल खेल में सिखाना है ना बच्चों को, तो वही चीज है यहाँ पर भी। सो आप कोई भी फैमिलियर गेम जो है वो सोच सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली हो या ग्रुप में हो, ठीक है, या और टीचर्स के साथ मिलके हो। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि कोई भी चीज आप खेल खेल में सिखा रहे हैं बच्चों को। काउंटिंग हो गई, या तो ये एलिमेंट्री लेवल पे ज्यादा काम करेगा ये मेथड।
अब गेम के भी तो कुछ एलिमेंट्स होंगे ना, एक तो स्पॉन्टेनियस एक्शन निकलता है उसमें, चैलेंजिंग होती है चीजें, इंटरेस्टिंग बन जाता है टॉपिक, इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी रहता है कि अरे खेलना है, खेलने का इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो हर बच्चे के पास होता है। सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन रहेगा क्योंकि मोटिवेशन आपके पास इंट्रिंसिक है तो आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में उसी तरीके से रहेंगे। कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, वर्किंग विदाउट फियर, क्योंकि यहाँ पे डर की बात नहीं रहेगी, बस ये आप ये बोल रहे हैं ना बच्चों को चलो खेल के आते हैं, तो वो खेल खेल में आप उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफॉर्मल एनवायरमेंट देखने को मिलेगा, अटमोस्ट फ्रीडम देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये सारी के सारे एलिमेंट्स जो है वो किसी भी खेल में हमें देखने को मिलेंगे। एडवांटेजेस की बात करें, सो प्लेइंग तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ना छोटे बच्चों का, यंग चिल्ड्रन का, मतलब वो कभी भी खेल लेंगे। सो दे नॉट ओनली पार्टिसिपेट इन द गेम स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि उसके साथ साथ उनको फ्रीडम भी मिल रही है और वो इफेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। चिल्ड्रन अपने नए गेम भी कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, कि वहां उस दीवार पे लगा तो 4 है, उस दीवार पे लगा तो 6 माना जाएगा, ठीक है। तो वो अपने नए जो रूल्स हैं नए गेम के, वो भी क्रिएटिविटी उनकी निकल के आती रहती है। दिस हेल्प्स टू नर्चर द क्रिएटिव स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल लाइफ स्किल्स, कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको कैसे हैंडल करना है। सो वो सारी चीजें भी यहाँ पर एक नई स्किल बच्चों में डेवलप होने की मतलब शुरुआत हो जाती है कि वो कैसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, अगर खेल खेल में कोई समस्या आ गई या कोई लूप होल आ गया तो उस टाइम पे क्या चीजें रहेंगी। लर्निंग जो है वो नेचुरल रहेगी, जॉयफुल रहेगी, एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस जो है बच्चों को यहाँ पर मिलेगा। सफिशिएंट स्कोप जो है बच्चों को यहाँ मिलेगा कि उनकी फिजिकल, इमोशनल और कोग्निटिव नीड्स जो है वो पूरी हो सके, ठीक है। इट हेल्प्स टू बिल्ड हेल्दी स्टूडेंट टीचर एंड स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप भी हमें देखने को मिलेंगे खेल खेल में, क्योंकि टीचर भी इन्वॉल्व है, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो सभी का रिलेशनशिप एक अच्छा यहाँ निकल के आएगा। अगर प्रिंसिपल्स की बात करें प्लेवे मेथड में, सो इसमें क्या प्रिंसिपल है कि हम इनेट पोटेंशियल जो बच्चों का है उसको अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल इंस्टिंक्ट का प्रिंसिपल रहेगा, क्योंकि इनर इंस्टिंक्ट आ रही है ना, मतलब कि वो जैसे हमने बोला कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ रहा है कि खेलना है उनको, ठीक है। कंप्लीट फ्रीडम का प्रिंसिपल देखने को मिलेगा, एक्टिविटी करने को मिल रही है तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो गया, या प्लेजर हो गया, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर क्योंकि उनको मजा आ रहा है खेल के, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी हो गया कि कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं वो, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ठीक है, क्योंकि आप खेल रहे हैं ना उस चीज में, आप खेल खेल में सिखा रहे हैं, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बच्चे की बन जाएगी जब वो कोई भी चीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, रोल क्या रहेगा टीचर्स का प्लेवे मेथड में, तो डेफिनेटली टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को इनिशिएट करवा सकते हैं गेम, सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प द स्टूडेंट टू इनिशिएट गेम सजेस्टेड बाय देम, ठीक है। और इन डेवलपिंग न्यू गेम्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट, तो बच्चों के साथ मिलके कोई नया गेम निकाल लिया, ठीक है। एक लर्निंग एनवायरनमेंट को चेयरफुल बनाने का काम यहाँ पे टीचर ही करेंगे, वो क्रिएट करेंगे एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बच्चों के लिए। प्रिपेयर रेलेवेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि कोई भी लर्निंग एक्टिविटी आपने डिजाइन की है कि ये ऐसे ऐसे खिला के बच्चों को कैसे जो है क्या चीज सिखानी है, किस टाइम पे क्या चीज समझानी है। सो वो एक रेलेवेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो निकाल के लाना टीचर का काम है। अब जो लर्निंग एक्टिविटीज है उनको सिंपल कॉन्सेप्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ अरेंज करना, क्योंकि कोई भी चीज आप अगर खेल खेल में सिखा रहे हैं तो शुरुआत तो आप सिंपल चीज से करेंगे ना, तो वो सिंपल चीज से लेके कैसे कॉम्प्लेक्स तक आप लेके जाएंगे चीजों को। एक गाइड, सुपरवाइजर और लीडर का काम जो है वो टीचर डेफिनेटली करेगा। स्टूडेंट इवेल्युएट करेगा स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग प्ले वे एक्टिविटीज। इवेल्युएशन इग्नोर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खेल खेल में ही फोकस हो गया, बट टीचर को ये ध्यान रखना है कि प्ले वे मेथड के दौरान इवेल्युएशन जो है वो इग्नोर ना हो। सो ये ध्यान रखने वाली बात है कि मॉन्टेसरी और जो किंडरगार्टन टीचिंग मेथड्स हैं वो किस पे बेस्ड है, प्ले वे मेथड पे ही बेस्ड है, कि खेल खेल में बच्चों को चीजें सिखानी है। ओके, कुछ ना कुछ लिमिटेशन डेफिनेटली रहेंगी, ये प्री प्राइमरी लेवल पे ज्यादा सुटेबल रहेगा, एंड मतलब प्राइमरी लेवल पे, हायर क्लासेस में हम इसको यूज नहीं करेंगे। कंटेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कांट बी इंट्रोड्यूस थ्रू दिस मेथड, तो सब कुछ हम खेल खेल में सिखा दें ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो ये लिमिटेशन हो गई। कभी कभी कुछ एक बच्चे जो हैं वो खेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे रादर देन कुछ सीखने के, ठीक है। तो वो बस खेल खेल में मजे लेते रहेंगे पर वो सीखेंगे नहीं। सो वो चीज भी एक मतलब टीचर कैसे सिखाए उनको, ये भी टीचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है।
देन आता है जी प्रोजेक्ट मेथड। तो कोई भी प्रोजेक्ट आपको देना है बच्चों को, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, जैसे बेलॉर्ड ने या जॉन ने, किलपैट्रिक ने, सबने अलग अलग डेफिनेशन दी। सो प्रोजेक्ट क्या है? एक होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी है जो कि एक सोशल एनवायरमेंट में शुरू की जा रही है। ओके, सो प्रोजेक्ट को मतलब यूजुअली प्रोजेक्ट में रियल लाइफ सिचुएशंस जो हैं उनसे कैसे टैकल किया जाए वो चीजें यहाँ सीखने को मिलती हैं प्रोजेक्ट मेथड में। सो ये जो ऊपर की डेफिनेशंस थी इनसे हम एक चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे कि प्रोजेक्ट जो है वो कोई भी टास्क या एक्टिविटी होगा, उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा और वो सोशल और नेचुरल सिचुएशंस में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आर्टिफिशियल सिचुएशन में आप प्रोजेक्ट मेथड कर रहे हैं। सो प्रोजेक्ट मेथड में कोई ना कोई टास्क एक्टिविटी दी जाएगी, उसका कुछ पर्पस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और वो सोशल और नेचुरल सिचुएशन में हमें देखने को मिलेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी प्रोजेक्ट मेथड की कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो प्रॉब्लमेटिक चीज होगी जिसको सॉल्व करना है, उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ एक्टिविटी आप करके देखेंगे, रियलिटी से रिलेटेड रहेगा, देन लिबर्टी आपको फुल इसमें मिलेगी, आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बाकी चीजों को इंटीग्रेट करेंगे और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो यहाँ पे बच्चे में क्रिएट होंगी। सो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगी जब आप बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की। एडवांटेजेस क्या रहेंगे? प्रोजेक्ट मेथड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग पे डिपेंडेंट है, तो प्रोजेक्ट में बच्चे को खुद करके देखना है और रियल लाइफ सिचुएशन से स्किल हमें डेवलप करने की उसमें कोशिश करनी है, एक होलिस्टिक पर्सनालिटी उसकी निकल के आए। ठीक है, सिंस ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट आर रिलेटेड टू द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, सो हर एक एक्टिविटी कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आएगी, तो मीनिंगफुल लर्निंग यहाँ हमें देखने को मिलेगी। अब मीनिंगफुल लर्निंग की बात कौन से साइकोलॉजिस्ट ने या किस पर्सन ने की थी वो मुझे आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, कि मीनिंगफुल लर्निंग किसने बात की थी। Student enjoys full freedom in conducting a project. This develops self-confidence to act and also promote a sense of responsibilities. So अब बच्चों को जब लिबर्टी मिल रही है तो लिबर्टी या फ्रीडम के साथ साथ डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ आ जाती है। ठीक है, सो जितना ज्यादा वो क्या होंगे, फ्री होंगे कोई चीज करने को, उतनी ज्यादा वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की लेंगे कि उन्होंने किया है ये काम। ओके, Students get acquainted with the type of works which he or she is expected to perform in future, कि किस तरीके का काम उनको फर्दर फ्यूचर में करना है, उससे वो यहाँ पे अवगत हो जाते हैं प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू। Students get the scope to imbibe several social qualities। तो जब आप टीम में काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी एक्टिविटीज के दौरान आप जो है कोऑपरेशन, टीम वर्क, ग्रुप एफिनिटी या सेक्रीफाइस करना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपके अंदर क्वालिटीज जो है वो डेवलप होंगी, तो वो इतनी सोशल क्वालिटीज आप अपने अंदर इम्बाइब कर पाते हैं। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर द प्रोजेक्ट एक्टिविटी आर स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड एंड कोई एक्सटर्नल प्रेशर या उसकी जरूरत नहीं पड़ती बच्चों को किसी चीज में डालने के लिए, क्योंकि ये एक्टिविटी हो रही है तो बच्चे ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड रहेंगे उसमें और मोटिवेटेड रहेंगे। कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जब आप कंप्लीट करेंगे सो इंडिविजुअल को एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देते हैं कि हाँ उन्होंने किया है ये काम। ठीक है, सो वो एनकरेज्ड रहते हैं, ये जैसे ये काम कंप्लीट होगा उनको अकम्प्लिश्ड और अचीव्ड फील होगा कि हमने कर दिखाया, सो वो अगला काम करने के लिए भी उतने ही उत्साहित और एनकरेज्ड रहेंगे। ठीक है, देन है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारे मॉडल्स हैं, उनमें से एक है आइडियल मॉडल कि कैसे सॉल्व होगी कोई प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें, आई से आइडेंटिफाई, देन डी से डिफाइन द प्रॉब्लम कि उसके बारे में सोचना, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करना और उसको डिफाइन करना, देन एक्सप्लोर करना कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो आपने चीजें एक्सप्लोर की हैं, स्ट्रेटेजी बनाई है, उनके ऊपर काम करना, एक्ट करना, और फिर लुक बैक एंड इवेल्युएट। सो ये आइडियल, आई से आइडेंटिफाई, डी से डिफाइन, देन एक्सप्लोर, एक्ट ऑन द स्ट्रेटेजीज एंड एल मतलब लुक बैक एंड इवेल्युएट द इफेक्ट्स। सो ये पर्टिकुलर ब्रांसफोर्ड और स्टेन का मॉडल है, मतलब ऐसे स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाता कभी, बट स्टिल आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम सोल्व, मतलब आप प्रॉब्लम को सोल्व तो तभी करेंगे ना जब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे, उसको कंप्लीट तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और फिर उस पर काम करके उसको इवेल्युएट करेंगे। राइट, तो ये सिंपल सा लॉजिकल प्रोसेस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है।
उसके अलावा एक और मॉडल है गिक ने दिया था जो कि पहले आप प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कीजिए, देन सॉल्यूशन को सर्च में मतलब उस ढूंढिए, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कीजिए। अब दो ऑप्शंस हैं यहाँ, या तो आप फेल हो जाएंगे या आप सक्सीड कर जाएंगे उसमें। जैसे ही आपको सक्सेस मिलती है आप उस चीज पर रुक जाएंगे। अगर वो सॉल्यूशन सही से काम नहीं कर रहा है तो फेलियर आ गया, तो उसके बाद आप वापस से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉब्लम को एंड देन वापस से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये एक और मतलब रिकॉल सॉल्यूशन वाला भी हो सकता है कि आप कैसे सॉल्यूशन को रिकॉल करेंगे कि हमने क्या बताया था और अब क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देन है जी डिस्कवरी मेथड, जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। ह्यूरिस्टिक जो है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्का से, जिसका मतलब होता है टू फाइंड आउट, कि ढूंढना है। अब ढूंढना है मतलब इंक्वायरी करनी है, तो इसको कई बार इंक्वायरी मेथड भी बोल देते हैं। तो डिस्कवरी में भी यही ना कि आप डिस्कवर कर रहे हैं कोई चीज। सो प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है हु इंट्रोड्यूस दिस मेथड फॉर टीचिंग साइंस, तो साइंस के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने बोला कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो इज अ मेथड ऑफ टीचिंग जो इन्वॉल्व करता है आर प्लेसिंग ऑफ चिल्ड्रन एज फार एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ अ डिस्कवरर। सो हमें बच्चों को एक डिस्कवरर यानी एक वो होता है ना, जैसे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, सो हमें इनको एक प्रॉब्लम देके उसकी खोज में लगाना है कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है, कैसे जो है आप उस चीज को मैनेज करेंगे और कैसे आप सीखेंगे। सो ये टीचिंग का ही मेथड है जिसमें बच्चों को एक डिस्कवरर के एटीट्यूड को मतलब डिस्कवरर का एटीट्यूड उनमें डालने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें भी स्टेजेस रहेंगी, तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को अगेन, देन एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस पर ऑब्जर्व करके देखेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसका इवेल्युएशन करेंगे कि सही से हुआ है, मतलब हमने जो चीजें सर्च की थी, डिस्कवर की थी, वो चीजें सही हैं या गड़बड़ हो रही है या सही से इंप्लीमेंट हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है, सो आइडेंटिफाई, देन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इवेल्युएशन। तो ये डिस्कवरी मेथड के स्टेजेस हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी डिस्कवरी मेथड की? सो इसमें मतलब एक प्रॉब्लम होगी जिसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा और वो ऑब्जेक्टिव हम बच्चों से मतलब वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो उसका सोल्यूशन निकाल के लाएं। ठीक है, हर एक बच्चा जो है वो इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने की कोशिश करेगा यहाँ पर अलग अलग सोर्सेज से। ठीक है, तो वो फ्री है जाने मतलब ढूंढने के लिए, डिस्कशन के लिए क्लासमेट से, टीचर से। हमें अल्टीमेटली कुछ ना कुछ इन लास्ट में कंक्लूजन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं टीचर से, जो मतलब स्टूडेंट्स को हेल्प दी जाएगी जब भी उनको लगे कि उन्हें हेल्प की जरूरत है, तो टीचर उनको थोड़े क्लूज और चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उतने ज्यादा यहाँ पे बच्चे ऑब्जर्व करके वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो ओवरऑल हमें ये देखने को मिला कि जितने भी 7 मेथड्स हमने पढ़े या और मेथड्स कभी आप पढ़ें, सो पॉइंट ये है कि कोई भी कॉन्सेप्ट ना कई बार क्या होता है, फॉलोइंग एफर्ट डबल एल आएगा जी, कैन बी टॉट बाय फॉलोइंग डिफरेंट मेथड्स इंडिविजुअली, कि मैं सिर्फ प्लेवे मेथड से समझा रही हूँ, डिस्कवरी मेथड से समझा रही हूँ, या ये भी हो सकता है कि कुछ एक कॉन्सेप्ट्स को आप क्या करें, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड से समझाएं। कि अच्छा ये भी हो सकता है दोनों को मिला देते हैं, कि डिस्कवरी को और प्लेवे को मिला दिया, कि खेल खेल में उनको डिस्कवरी मेथड भी ऐड कर दिया। सो वो कई चीजें हम मिक्स करके भी कॉन्सेप्ट्स जो है बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है जी, सो इस यूनिट में इतना ही था। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ समझ नहीं आया हो सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ आ गया है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।